आज की क्लास में चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको जो बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं या फिर टर्म्स बोल सकते हैं या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कराने जा रही हूँ। अब इस चैप्टर में अगर हम लास्ट पेज को एक्सक्लूड कर दे तो कहीं पे भी अभी तक कोई वैसा फिनोमेना नहीं आया है कि आपको कोई बहुत लेंथी प्रोसेस सीखने को मिले या फिर ऐसा लगे कि नहीं हमें समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, तो जब आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं उसके पहले मैं एक चीज आपको रिकॉल करा दूं। जब मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपको इंक्लूड क्या करना है कि इन ऑल एस्पेक्ट्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल और फीमेल का हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, अगर हेल्दी होना चाहिए, अगर वो हेल्दी है तभी ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, हेल्दी प्रोड्यूस होंगे। फिर हमने बात करी थी कि इसमें एज का भी बहुत बड़ा रोल है, एज फैक्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल जो है वो इमेच्योर है, मतलब उसकी एज कम है, एज कम होने का मतलब ये है कि बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं उतने बढ़िया तरीके से उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्या बोलने का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो काफी अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट हो जाता है, जैसे 12, 13, 14, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। लेकिन इसका ये बोलने का मतलब नहीं है कि एक फीमेल की लाइफ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए तो साइंटिफिकली बोला जाता है, मतलब अगर हम नेचर में बाकी जैसे ऑर्गेनिजम्स को देख के हम लोग पढ़ाई करते हैं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है कि फीमेल का अब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। चैप्टर 1 में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव फेज बताया था, याद है सारे बच्चों को? याद है? यस है ना? यस मैम। हाँ, तो रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने आपको बोला था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो गया और जब तक वो करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये उस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज है। ये रिप्रोडक्टिव फेज। बोलना ठीक है, हाँ हम लोग साइंटिफिकली इसको बोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम लोग सब के सब क्या है, वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ह्यूमन है तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना स्टार्ट करें और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और फिजियोलॉजी को अगर देखना स्टार्ट करें तो हमें एक बात क्या समझ आती है कि जो फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया और अगर उस एज में वो लीड करती है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड भी आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। गेस्टेशन पीरियड बोलने का मतलब हो गया जितने टाइम तक फीटस मदर्स वॉर्म में डेवलप करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कोरिलेटेड नहीं है इस चीज के साथ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया दैट मींस कि फीमेल को अब रिप्रोडक्टिव फेज में अगर वो है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी को अक्वायर कर लेना चाहिए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो अब इसका कनेक्शन किसके साथ है, इसको इसका कनेक्शन समझेंगे ध्यान से। तो अभी जो मैंने आपको बात बोली तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे हाँ ये बातें तो हम पहले से जानते हैं। तो ये बातें जब हम पहले से जानते हैं तो अभी हम क्या सीखना चाहते हैं या फिर अभी मेरा क्या पर्पस है इसको पढ़ाने का। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ, इसका रीजन ये है कि अगर फीमेल की बॉडी मैच्योर हो चुकी है, मैच्योरेशन का मतलब है कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो एज है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते हुए कि जब वो कम्प्लीटली इस मामले में मेच्योर हो कि उसकी बॉडी होल्ड कर सकती है एक प्रेगनेंसी को, मैं इस रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। अगर ऐसा हो कि जैसे इनिशियल टाइम में फीमेल की एज 21, 22, 23 मानते 23 इयर्स में किसी फीमेल की मैरिज हुई, बट उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस प्रेगनेंसी, या फिर शुरू में वो कंसीव नहीं करना चाहती, तो फिर वो फीमेल क्या करे। तो एक्चुअली अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड्स की पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब ये
प्रोसेस आता है ना, या फिर अब ये जो चैप्टर आगे बढ़ता है, तो मैं बच्चों को एक बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्शन के 3 टाइप्स, कॉन्ट्रासेप्शन के 3 तरीके जो है मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, इसको समझना इसलिए आसान है क्योंकि आपने जो इसका प्रीवियस चैप्टर जो है उसको आपने बहुत अच्छे से समझ रखा है, ये भी समझने वाली बात है। अगर आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता, मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो हर एक बच्चा बोलेगा इट्स द ग्राफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको लगे नहीं पता नहीं क्या बना हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है, आपको सबको समझ आ रहा है। तो जब ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, तो एक बात और यहाँ पे समझ आ रही है कि ये ओवुलेशन हुआ, और यहाँ क्या है, ओवुलेशन जब हुआ दैट इज द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फर्टिलाइजेशन का फेज भी तो यही हुआ ना। तो बोलने का ये मतलब हुआ, सेफ साइड लेते हुए, अगर फीमेल 13 डे से फीमेल प्लस मेल, मतलब मेल पार्टनर को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि 13 डे से लेके और 17 डे तक, बच्चे बोलते मैम 13 to 17 क्यों लिखा, 13 to 17 लिखने का रीजन क्या है, इतना ज्यादा क्यों इसमें गैप लिया गया है। गैप लेने का रीजन ये है कि आपको एक बात और याद रखनी है कि जो स्पर्म है वो 72 आवर्स तक कैपेबिलिटी रखता है खुद को लाइव रखने की, ये भी चीज आपने सीख रखी है। तो 13 to 17 डेज को क्या किया जाता है, यहाँ पे क्वाइटस अवॉइड किया जाता है। तो जब क्वाइटस को अवॉइड किया जाएगा, तो अब इस फेज के पीछे हम देखें, मतलब अगर आप इसके बैक में चले गए फर्स्ट डे से लेके 12 डे तक, फिर आप इसके आगे चले गए 18th डे to 28 डेज तक, ठीक है। अब इस बीच में 1000 टाइम्स भी क्वाइटस हो, दैट नेवर लीड टू फर्टिलाइजेशन। रीजन ये है कि जो यहाँ पे पॉइंट है ओवुलेशन का, ओवम यहाँ से रिलीज हुआ, लेकिन जब स्पर्म को जाके इस ओवम को फर्टिलाइज करना था, तब स्पर्म इसको अवेलेबल नहीं मिला। तो तब तक में जाके जब स्पर्म जाने की कोशिश करेगा भी, इसने क्या किया, यूटेराइन वॉल की थिकनेस को बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपने क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बहुत अच्छा सीख रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बहुत अच्छा समझ रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये चीजें समझ आ रही है, या मेरी बात ये समझ आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सवाल ये उठता है, अगर कोई आपसे पूछता है ये क्वेश्चन कि इसको हम क्या बोले, क्या हम आर्टिफिशियल मेथड बोलेंगे? नो। आर्टिफिशियल क्यों नहीं बोलेंगे, क्या आर्टिफिशियल हुआ इसमें, कहीं भी कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। और आपके पास इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें आपको डे 1 कौन सा काउंट करना है। तो डे 1 वो डे काउंट करना है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां से, मतलब मेंसेस जहां से स्टार्ट हुए वहां से काउंट करना है इसको, ठीक है। वहां से काउंट करते हुए जो 13 to 17 डेज है, यहाँ पे कोइटस और पॉपुलेशन को अवॉइड करना है। सवाल ही नहीं उठता कि फिर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, दैट्स इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अगर बिल्कुल करेक्ट साइकिल को काउंट करके 13 to 17 डेज तक अवॉइड किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम बोले क्या। तो इसके लिए हमने एक टर्म दिया है, यहाँ पे बोला हमने इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्या बोला हमने इसको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला है, ठीक है। तो मैंने आपको याद करा दिया कैसे, अगर आपको लिखना एग्जाम में तो क्या करेंगे हम, तो एग्जाम में आप क्या मेंशन करेंगे, लिखेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ नेचुरल मेथड। क्या है ये नेचुरल मेथड, अब ये भी आपने देखा क्या होता है इसमें, इन विच कपल्स अवॉइड coitus, couples avoid coitus, अब यहाँ देखिए from 13 to 17 day of menstrual cycle when ovulation could be expected, यहाँ पे क्या करना है, उसको अवॉइड कर, बस याद हो गया। मैंने आपको एक टर्म यहाँ पे क्या याद कराया है, पहला जो क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन आंसर चैप्टर में स्टार्ट हो चुका है। बोलने का क्या मतलब है, इसकी पहले कुछ था नहीं, एक मैंने आपको एमनियोसेंटेसिस सिखा रखा था, बस वही एक क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, अब है कि अब सारे क्वेश्चंस जो है अब आपको मिलेंगे हर एक पेज पे। तो सबसे पहला जो आपने यहाँ पे सीखा है वो क्या सीखा आपने, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। फटाफट कॉपी कीजिए मेरे साथ साथ। चलिए,
इसमें लिखा हुआ है पीरियोडिक, अगर इसको भी देखेंगे ना, क्योंकि अभी जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इन सब में ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसको कैच कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें लिखना है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज यहाँ पे आपको नजर आएगी कि यहाँ पे हमने पीरियोडिक लिखा है। तो पीरियोडिकली कौन है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे टर्म दे रहे हैं इसको पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? पीरियोडिक abstinence is a natural method of contraception in which couples avoid, क्वाइटस भी बोल सकते हैं इसको, और मैंने आपको कॉपुलेशन भी सिखा रखा है, इसको हम लोग कॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। Periodic abstinence is a natural method of contraception in which couples avoid coitus or copulation from day 13 या और ज्यादा सेफ साइड तो 10 टू 17, जब उस केस में फीमेल को ऐसा लगे कि नहीं, काउंट करने में कोई एरर है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खुद ही इरेगुलर है, तो उस केस में सबसे सेफ क्या हो जाएगा? 10 टू 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल when ovulation would be expected। ये याद हो गया सबको? बिना देखे लिख सकते हैं इसको, रिप्लाई करेंगे। याद हुआ सबको? है ना? ये Yes, आपने याद कर रखा है। हाँ, आसान हो गया। ये नेचुरल मेथड है, ये इसमें कहीं पे कोई पिल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, कहीं पे सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। क्या है? ये नेचुरल मेथड है, कंप्लीटली नेचुरल है। अब इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एक और टर्म है आपके पास जिसको हम लोग क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल बोलते हैं। यहाँ जो ये विड्रॉल है ना, आगे जाके होता ये है, मुझे आज तक इसका रीजन नहीं पता, मैं अभी बता देती हूँ, ताकि जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी ये आएगा ना, वहां भी सेम चीज मैं आपको बोलूंगी। जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी ना, वहां पे एक विड्रॉल सिंड्रोम आता है, और ये सिंड्रोम नहीं है, ये विड्रॉल है, समझिएगा ध्यान से। वहां आता है विड्रॉल सिंड्रोम, और यहाँ पे क्या है? विड्रॉल है। बच्चे क्या करते हैं, उससे जब विड्रॉल सिंड्रोम पूछा जाता है तो वो ये वाला विड्रॉल लिख के आते हैं, और जब ये विड्रॉल पूछा जाता है तो विड्रॉल सिंड्रोम लिख के। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, बोथ आर टोटली 100% डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मैंने अभी बोला यहाँ पे विड्रॉल, दूसरा वाला बेचारा तो क्वेश्चन का आंसर बताने का काम कर रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना क्वाइटस इंटरप्टस, बस स्टोरी ओवर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वाइटस मतलब पॉपुलेशन, किसी चीज को इंटरप्ट करना, तो वहां से हमने इसको क्या बना दिया? इंटरप्टस बना दिया। क्या बना दिया हमने इसको? इंटरप्टस बना दिया। तो ये क्या है कि मेल ने जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर रिमूव कर लिया। तो इंटरप्शन हुआ बीच में, तो वहां से ये किसका इंटरप्शन हुआ? तो क्वाइटस का हुआ। इससे भी कैच करेंगे, इससे भी आपको समझ आएगा।
तो क्वाइटस इंटरप्टस के लिए मैंने आपको दूसरा टर्म क्या सिखाया, विड्रॉल सिखाया। अब जो बच्चे गलती करते हैं मैं वो भी बता देती हूँ आपको। ये मैंने विड्रॉल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ, तो अब विड्रॉल तो विड्रॉल ही होता है। तो यहाँ पे विड्रॉल तो एज इट इज जैसे हम लोग उसको वैसे ही रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे विड्रॉल लिख दिया, बस मैंने यहाँ पे सिंड्रोम ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है सो समझिए। इसमें क्या होता है, ये जैसे विड्रॉल सिंड्रोम है, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी हुई है बॉलीवुड में, तो खैर गिनती नहीं है उसकी। उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं होता, ड्रग एंड अल्कोहल कंजम्पशन जो हर एक मूवी में दिखाते ही दिखाते हैं। तो अगर कोई पर्सन एडिक्ट है किसी भी एक स्पेसिफिक ड्रग को लेकर, और उसने अगर उस ड्रग को स्किप करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं कि जो उसकी बॉडी को टोलरेट ना हो, तो उसकी वजह से उसकी खुद की डेथ भी हो सकती है। सबसे बढ़िया अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए, तो जो एक मूवी है ना उड़ता पंजाब, तो लास्ट में एक जो शायद पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, काफी पहले देखी थी। तो उसमें एक होता है ना जो जिसको एडिक्शन होती है, जिसको बंद करके रखते हैं, तो जैसी उसकी कंडीशन होती है ना, तो वैसे यहाँ पे तो वो क्या है, वो एक तरीके से सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। डिजीज नहीं बोल रहे हैं हम, वी आर नॉट कॉलिंग दिस विड्रॉल डिजीज, हम यहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम बोल रहे हैं। कहीं पे अगर टर्म लिखा जाता है सिंड्रोम, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। हम वहां पे बहुत सारे सिम्टम्स को एक साथ मिला के उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको सिंड्रोम बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे वहां पे सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होंगे, उसका हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाएगा, मेंटल कंडीशन जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी, उसको कोई भी बात आप बोलेंगे तो वो तुरंत क्या होगा, पैनिक हो जाएगा, एक्सेस स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। दैट इज विड्रॉल सिंड्रोम। जब कोई एक ड्रग एडिक्ट किसी भी, और एक मैं और चीज बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मैंने आपको अल्कोहल कंजम्पशन वाला एग्जांपल दिया बस वही फिट बैठता है। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसे पर्सन हो, या कहीं आपने सुना हो किसी को कि उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है, ठीक है, थोड़ा पूछ के देख लीजिएगा कि अगर वो एक दिन के लिए एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन छोड़ते हैं तो उनकी क्या कंडीशन होती है। डॉक्टर लिख तो देते हैं, लेकिन फिर आगे के लिए क्या हो जाता है, वो खुद उसके एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उन मेडिसिन को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका रिसेप्टर हमारे ब्रेन में बैठा हुआ है। मैं आपको ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में पढ़ाऊंगी अच्छे से। तो आपको क्या बात समझ आई, आपको ये बात समझ आई भाई, कहाँ ये और कहाँ ये। फिर क्या रीजन है कि विड्रॉल सिंड्रोम में बच्चे विड्रॉल लिख के आते हैं और विड्रॉल में बच्चे विड्रॉल सिंड्रोम लिख के आते हैं। ये तब होता है जब पूरी बुक की पढ़ाई हो चुकी है, प्री बोर्ड के एग्जाम में बच्चे बैठे हैं, बच्चे से पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विड्रॉल, कहाँ लिखा है यहाँ पे, सिंड्रोम तो लिखा ही नहीं है। उस बच्चे को लिखना है कोइटस इंटरप्टस, वो क्या लिख के आ रहा है, विड्रॉल सिंड्रोम लिख के आ रहा है। पूछा जा रहा है ह्यूमन, अब चैप्टर का नाम थोड़ी लिखा होता है बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर का नेम तो मेंशन होता नहीं। बच्चे से पूछा जा रहा है विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में, वो ये कोइटस इंटरप्टस लिख के आ रहा है। मैंने इससे पहले कि आप आगे जाके मिस्टेक करते, मैंने अभी भी ये बात बताई, और फिर जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे पहुंचेंगे, मैं उस वक्त भी ये बात आपको बताऊंगी, तो आपको कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये तो सुपर इजी हो गया, इसमें तो कहीं कुछ बचा ही नहीं है। ये जो टर्म है ना, बेचारा खुद ही बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंड, ये खुद ही बता रहा है आपको यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मेंशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया कि क्वाइटस और कॉपुलेशन का इंटरप्शन है। अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ही बात यहाँ पे निकल के सामने आई अभी तक कंक्लूजन के तौर पे, कि यहाँ पे क्वाइटस और कॉपुलेशन जो है वो मेल का इंटरप्ट होता है, फीमेल का भी बोल सकते हैं, दोनों का इंटरप्ट होता है। क्यों? ताकि वो जो स्पर्म इजैकुलेट होके जाना था फीमेल वेजिना में, वहां ना जाए, उसकी बजाय बाहर उसको इजैकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं उसको, इन दिस मेथड, नेचुरल 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 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नेचुरल ही है। इन दिस मेथड, यहाँ पे भी कहीं पे कोई पिल यूज नहीं हो रहा, कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं हो रही, कोई टूल यूज नहीं हो रहा, कोई वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर यूज नहीं हो रहा, तो ये भी नेचुरल मेथड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दिस मेथड मेल पार्टनर विड्रॉज, विड्रॉज की जगह रिमूव्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
pregnancy from the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं और वैजिना भी लिख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वैजिना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक इजैकुलेशन के पहले। बस हो गया, ओवर, इतना ही था ये। क्यों ऐसा किया जा रहा है? टू अवॉइड इंसेमिनेशन। याद आया क्या है ये इंसेमिनेशन? क्या है? क्या है ट्रांसफर ऑफ इंसेमिनेशन? स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अगर मैं आर्टिफिशियल लगा दूं इसमें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। हाँ, मतलब सेम है, डेफिनेशन सेम रखना है, बस लास्ट में हम ना उसमें आर्टिफिशियल ही ऐड कर देंगे, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा, इतना ही है। तो ये भी क्या है, ये भी नेचुरल मेथड के अंदर ही आता है। मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ये तो ठीक है लिखा हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी क्या है, नेचुरल मेथड ही है। ये देखिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आगे बढ़। टर्म है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लैक्टेशन है ना, इससे कैच करेंगे क्या मीनिंग हो सकता है इसका। अगर मैं आज के डे की बात बताऊं तो ये केस जो है ना, ये कहीं भी फिट नहीं होता। आप जो अपने बुक में डेटा पढ़ रहे हैं वो 18 इयर्स ओल्ड है, समझ गए? तब की बात करी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्चुरेशन के लिए सर्जरी की हेल्प ली जाती है। उसको पार्चुरेशन तो खैर बोलेंगे, नेचुरल चाइल्ड बर्थ तो वो है नहीं। अगर नेचुरल चाइल्ड बर्थ भी हुआ तो नेचुरल चाइल्ड बर्थ होने के बाद भी पहले की तरह फीमेल जो है वो बिलीव नहीं करती इन्फेंट्स को फीड कराने में। तो ये तब की बात है जब, मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लगा दिया, मैं ये भी बात आपको बोल रही हूँ, ये तब की बात है जब नेचुरल डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद फीमेल की बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते थे। किसकी वजह से? जब तक वो अपने इन्फेंट को फीड कराती थी, इतने ज्यादा इम्बैलेंसिंग थी हार्मोन्स की कि जिसकी वजह से किसी भी कीमत पे जो फर्टिलाइजेशन है उसका कोई चांस ही नहीं था। दैट्स इम्पॉसिबल। आज के डे में क्या है कि अगर कोई फीमेल ऐसी है जो फीड करा रही है बच्चे को, लेकिन फिर भी अगर क्वाइटस हुआ तो क्वाइटस के बाद वो क्लेम करती है कि भाई हमने तो इसी पीरियड में करा था, अगर क्वाइटस था तो फिर भी जो है फर्टिलाइजेशन वहां पे हो गया। तो रीजन ये है कि जैसा कंडीशन यूट्रस में चाहिए था, डिस्टर्ब, बिल्कुल इंटरफेरेंस वाला चाहिए था, वैसा इन्वायरमेंट अब मिला नहीं। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे हमें क्या करना है एग्जाम में, तो आपको वही करना है जो एनसीईआरटी ने कर रखा है, जो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, मतलब बता रखा है। तो क्या है ये, तो यहाँ पे शुरू के फेज में या शुरू के टाइम में, और एक और चीज है, ये इंटेंस लैक्टेशन का टाइम है, ये तब होगा। आज के डे में कहाँ है? सर्जरी वाले केस में उतना मिल्क प्रोडक्शन होता नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड मेडिसिन वगैरह की वजह से, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, तो इसका बोलने का मतलब है, इस लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब है, अब ये वर्ड बनाया गया तो इसका मतलब हम लिखेंगे ना कुछ जो मतलब बनाया।
तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है कि ओवुलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, कि जब एक फीमेल बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, अपने इन्फेंट को फीड करा रही है, तो उतने टाइम तक जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है वो क्या है, ऑलमोस्ट नील होता है। तो ये और हाँ, एक और चीज है, पुराने टाइम में तो इसका बहुत ज्यादा ही जो पीरियड है उसको बताया इन्होंने बताया 6 मंथ का, मतलब पार्चुरेशन के बाद का 6 मंथ का पीरियड। आज के डे में किसी भी फीमेल से पूछ के देखिएगा, किसी को बता के देखिएगा, आप ऐसे कोई अगर फीमेल हो उसको आप ये केस बता के देखिएगा कि 6 मंथ तक कंसीव नहीं होगा, बोले कहाँ से ये पागल वाहियात बातें पढ़ के आ गए, क्योंकि आज के डे में ये एप्लीकेबल नहीं है। बट आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपसे अगर पूछा गया तो ये क्या बना है और क्या बताया जा रहा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अब बच्चे उल्टा मेरे से क्वेश्चन लाके पूछते हैं कि मैम ऐसा तो होता नहीं है, फिर आपने क्यों पढ़ा दिया हमें ऐसा। तो मैंने आपको दोनों ही केसेस बता दिए यहाँ पे। और यहाँ पे इस मेथड में क्योंकि कोई भी मेडिसिन डिवाइस या कोई भी टूल यूज नहीं किया जा रहा, तो जिसकी वजह से इसको भी उठा के नेचुरल मेथड में ही डालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, द साइकिल डू नॉट occur during the period of intense lactation following। कब होगा ये ऑब्वियस है, चाइल्ड बर्थ के बाद। पार्चुरेशन। ठीक है, आगे देखिए। then so as long the mother feeds the child fully, the chances of conception are almost nil। बस हो गया ये। ऐसे शॉर्टकट में मैं बस लिख रही, ड्यूरेशन कितना माना गया है इसको, 6 मंथ का। और ये नहीं कभी कभी 6 मंथ ऐड कर दिया आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद का। ऐसे कर दीजिए इसको, पार्चुरेशन, बस ये हो गया लैक्टेशनल एनाटॉमी। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हमें इससे ज्यादा ना एक अक्षर पे नहीं पढ़ना। तो अब मैं आप फटाफट आपको इस पीडीएफ से करा रही हूँ, उसको सीखिएगा ध्यान से। देखिए, हम लोग तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं बैरियर मेथड पे। अभी अभी जो आपने पढ़ा था ना वो सब क्या था,
नेचुरल मेथड था। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, दीज आर बैरियर मेथड्स। बैरियर बोलने का मतलब ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्पर्म है उसकी एंट्री हो। जब एंट्री को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्टोरी ओवर, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना स्पर्म जाएगा फेलोपियन ट्यूब तक, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना इम्प्लांटेशन होगा, ना इम्प्लांटेशन होगा, ना कंसेप्शन होगा। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, अब बहुत सारे तरीके हैं इसके। बहुत पहले का जब टाइम हुआ करता था, और ये ऐसे भी आप 18 साल पुराना डेटा पढ़ रहे हैं, मैं इससे बार बार बोल रही हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हम तो नई बुक लेके आए। बुक लाना दूसरी बात है, उसमें चीजों को ऐड किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, बट चेंज कौन करेगा उसको। जैसे जो मैरिजेबल एज का डेटा आप देखिएगा, तो वहां पे पुराना डेटा ही दिया हुआ है। और आगे जाके जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगी, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बोला जाएगा जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं, तो जो पहले का जो डेटा है तो वो खुद ही बता रहा है कि हम इतने साल पीछे देख रहे हैं, जैसे 6 इयर्स बैक। तो 6 इयर्स बैक बोलने का मतलब आज हम 6 इयर्स बैक थोड़ी देख रहे हैं। अगर हम 2000 की 2000 की बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं, तो हम हमें लिखना चाहिए ना बिफोर 23 इयर्स, 23 साल पहले। तो वो आज भी लिख रहा है कि 6 साल पहले। तो बहुत सारी चीजें जो है बीच में से करेक्शन नहीं हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये बातें बार बार रिपीट करती रहती हूँ। तो ये जो बैरियर मेथड्स है यहाँ पे, तो पहले पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो सिर्फ जो कॉन्डोम्स है वो मेल के लिए आते थे। ये जो है यहाँ पे फीमेल के लिए, ये सारी चीजें पहले बहुत न्यू थी। और एक और चीज है, अब आपकी बुक ने जितना दे रखा है इससे कई गुना ज्यादा जो बैरियर मेथड है वो आज के डे में अवेलेबल है। दोनों बातें मैं बोल रही हूँ। ये तो चीज ठीक है कि इसने जितना दे रखा है दैट इज सफिशिएंट, लेकिन आज के डे में अभी जैसे मैं आगे जाके यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, सहेली वगैरह, एक्सवाइजेड, जो पुराने जमाने में बहुत ज्यादा चलता था। आज के डे में क्या, बहुत सारे ऐसे इंजेक्टेबल्स हैं जो कि एक बार ले लेने के बाद, एक इंजेक्शन एक बार लेने के बाद 6 मंथ्स तक प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जो सुटेबल कंडीशन है इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस देगा ही नहीं, इम्प्लांट ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है इतने सालों में। तो फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बैरियर मेथड में क्या है, कॉन्डोम्स। तो होता ये है कि सिर्फ इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, पेनिस को कवर करने के लिए, ताकि जो स्पर्म है वो उसी के अंदर रह जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जा पाए, बस बात ओवर। फिर यहाँ पे निरोध की बात करी जा रही है, जो काफी पहले पुराने जमाने में यूज होता था। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल, use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from, किससे बचाएगा उसको, एसटीडीज से बचाएगा, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत सारे काउंटलेस होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं अगर सबको भर भर के कोई लिखना स्टार्ट कर दे ना तो डायरी भर जाएगी। बहुत सारे होते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, एसटीडीज के अंदर हर वो डिजीज आएगा जो कि कॉपुलेशन के टाइम में, इंटरकोर्स के टाइम में सिर्फ बॉडी कांटेक्ट से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, चाहे उसके अंदर एक छोटा सा स्किन डिजीज क्यों ना हो, याद रखेंगे हमेशा। तो यहाँ पे जब इतना सारा डेटा, जब नेक्स्ट पेज पे बच्चे देखते हैं एसटीडीज का, तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि इतना सारा कैसे आ गया, ये तो हमने दो चार ही पढ़ा था 10th क्लास में। तो रीजन ये है, हर वो चीज, इवन की जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो भी क्या एसटीडीज की कैटेगरी में, जबकि वर्ड्स नॉर्मली भी लोगों को होता है। ठीक है, वो एक इन्फेक्शन है। और ऐसे नॉर्मली भी अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसको बहुत सारे वर्ड्स हो रखे हैं, तो अगर आपका लगातार कांटेक्ट होता है, ऐसे बातों बातों में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वैसे भी क्या होगा, वो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसको हम एसटीडीज की भी कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट से भी जाएगा तो हमें डालना पड़ेगा इसको एसटीडीज की कैटेगरी में। चलिए, फिर यहाँ पे आगे जब हम लोग बात करते हैं, दोनों मेल और फीमेल जो कॉन्डोम्स हैं डिस्पोजेबल हैं, और यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो यूज करने वाला यूजर है उसको भी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, तो जिसकी वजह से इनका यूज जो डे बाई डे बढ़ रहा है। फिर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कवरिंग की बात करेंगे, चाहे तो मेल पेनिस कवर करे
चाहे फीमेल की बॉडी में ऐसा हो जाए कि सर्विक्स के पास ब्लॉकेज हो जाए और उसके अंदर कभी भी स्पर्म की एंट्री नहीं हो सके। द बैरियर्स आर डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स, सब किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। वॉल्स, ये सब क्या है? वेजिना का बैरियर है, जो कि कोइटस के टाइम में स्पर्म की एंट्री नहीं होने देगा, कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। फिर स्टोरी ओवर, फिर कभी भी किसी भी कीमत पे वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि उसका इस्तेमाल करने के बाद वो क्या करता है? स्पर्म की या तो मोटिलिटी को ही कम कर देगा या उसको किल ही कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैरियर मेथड में कुछ है नहीं, एक आसान सा टॉपिक है। और जो इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है, वो बहुत सारी चीजें तो एडवर्टीजमेंट्स आपको सिखा के चले जाते हैं। कोई भी चीज आप देखिएगा, कितना भी अवॉइड कीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स चलाए जाते हैं जो कि आपको दिखता ही होगा पूरे दिन में। कई बार ऐसा होता है कि आप चैनल चेंज करना भूल गए, चलते चलते एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो उसमें भी उनकी तरफ से अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। कई बार जब पूछा जाता है तो क्वेश्चंस बनाने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। अब मैंने आपको ऑप्शन ए लिख दिया डायफ्राम, फिर लिखा सर्विकल कैप, फिर लिखा वॉल्व और फिर लिखा विड्रॉल। अभी अभी जो मैंने आपको कोइटस इंटरप्टस सिखाया, फिर मैंने आपको ऊपर में लिख दिया कि विच ऑफ द, अब जिसने नहीं पढ़ा है वो सोचेगा भाई ये 3-4 टर्म क्या है, इसमें ऑड कैसे करेगा। आपको तो समझ आ जाएगा ना कि आपसे आपको साफ साफ दिखेगा कि डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्व्स आर बैरियर। ये बैरियर्स है, ऑल आर द बैरियर्स, while the withdrawal is the natural method of contraception। बस इतनी सी बात है। तो आपको क्वेश्चन बनाने की अगर बात है तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आगे जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस टर्म को ध्यान से देखेंगे। आपके पास है IUDs, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा मतलब होता है अंदर, वी आर नॉट यूजिंग द टर्म इंटर, इंटर नहीं बोल रहे हैं हम लोग, इंट्रा बोल रहे हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे? इंट्रा टर्म को यूज कर रहे हैं। इंट्रा मतलब अंदर, कहाँ? तो यूट्रस के अंदर, तो इंट्रा यूटेराइन। अब क्या है? ये डिवाइस है। हमने बोल दिया डिवाइस, हमने क्या बोला? डिवाइस बोला। डिवाइस का मतलब है कि जिस चीज को इंसर्ट किया जा रहा है वो जरूर कोई ना कोई अपनी तरफ से फिजियोलॉजी अप्लाई कर रहा होगा, गारंटी के साथ। ठीक है, होता ये है, यहाँ आपको कॉपर टी ये दिख रहा है, कॉपर का बना हुआ होता है, इसलिए आया कॉपर। इसका शेप टी जैसा होता है, इसलिए आपको लगा देना है टी, बन गया कॉपर टी। ठीक, तो नर्सेज वगैरह जो है, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो वेजिना के थ्रू क्या करते हैं? इसको ले जाके यूट्रस में फिट कर देते हैं। अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसका जवाब अगर आपको चाहिए, उसका जवाब यहाँ छुपा हुआ है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। आंसर भी बेचारे ने आपकी बुक में खुद ही लिख रखा है। पहले आंसर ये है कि जैसे ही जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन हो गया, जैसे यहाँ पे स्पर्म इन कर गया। ठीक है, अगर स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया जाए, तो इतना कम कर दिया जाए कि 72 आवर क्रॉस करने के बाद भी ये ऊपर जा ही नहीं सकते। अगर फैलोपियन ट्यूब में नहीं गया, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर आगे कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया? जो कॉपर टी है उसको लगा दिया गया। फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तरीका तो इसने किया, मोटिलिटी कम कर दिया, दूसरा क्या करेगा ये? दूसरा क्या करेगा ये कि बहुत सारे स्पर्म्स को कॉपर जो है वो किल करने का भी काम करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है? स्पर्मिसाइडल होता है। इसका नेचर कैसा होता है? स्पर्मिसाइडल होता है। तो आपको रीजंस मिल गए यहाँ पे कि कॉपर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? स्पर्म्स की मोटिलिटी को भी कम करेगा। ये रहा आपका आंसर। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किल करना। स्पर्मिसाइडल है
तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को किल कर देना, ठीक है। कई जगह पे आएगा, जैसे आपकी बॉडी में जब मोनोसाइट्स आया था तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था और 11th क्लास में मैंने आपको लिखवाया था कि इनको हम लोग नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। तो शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन माइक्रोब्स। बात समझ आई कि कैसे किस सेंस में हम इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स करेगा, पहला रीजन। दूसरा जो मैंने आपको बोला, कॉपर आयंस रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी को इतना कम कर देगा, इतना स्लो डाउन कर देगा कि वो फलोपियन ट्यूब के नीचे वाले पोर्शन में ही, यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में ही घूमता रह जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी कीमत पे फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं होगा। तो जितने, और ये ड्यूरेशन के साथ आता है कि कितने ड्यूरेशन का लगवाना है, 3 इयर्स या उससे कम या उससे ज्यादा, ये ड्यूरेशन के साथ आता है, ठीक है। इसको इंसर्ट कराना होता है फीमेल को। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, हालांकि बुक्स में लिखा जाता है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत लेस होता है, ऐसा जगह जगह आपकी बुक्स में मेंशन किया गया। रीजन क्या है, गवर्नमेंट को तो अपनी तरफ से प्लान चलाना है, और जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं इंडिया में वो किस चीज को लेके हैं, वो ग्रोइंग पॉपुलेशन को लेके है। सारे फसाद की जड़ क्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। जॉब की कमी, ग्रोइंग पॉपुलेशन। पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। पेट्रोल किसकी वजह से खत्म हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। खाना किसकी वजह से खत्म हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल फील्ड किसकी वजह से खत्म हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। कहीं पे अगर आप एक फ्लैट खरीदने जाएं तो 1 करोड़ रुपए से कहीं कुछ कम नीचे कुछ मिलता नहीं, किसकी वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ऐसा थोड़ी क्वालिटी बढ़ गई है, चीजें वही है। अब मैं पटना में रहती हूँ, यहाँ पे जो रेट है ना वो न्यू दिल्ली का 4 टाइम्स ज्यादा है। आप जो फ्लैट दिल्ली में 25 lakhs में खरीद सकते हो, वहां यहाँ आपको 1 करोड़ का मिलेगा। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है, यहाँ पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि मतलब, और जो विलेजेस से थे वो लॉकडाउन के बाद से अचानक से ऐसा हुआ कि सब कुछ इधर उधर का छोड़ के, जो एग्रीकल्चरल फील्ड वगैरह था वो सेल करके, सबको ऐसा लगता है कि एक बिजनेस फिट कर लो और यहीं पे आके एक फ्लैट खरीद के रहने लग जाओ। तो जब आप जाएंगे 55 lakhs और 60 lakhs तक में तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, एक फालतू सा 2 BHK दिखेगा। तो 1 करोड़ के नीचे तो आप बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, अगर आपको 3 BHK तक चाहिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, एक प्रॉपर स्पेस के साथ। तो रीजन क्या है, अब भाई इतनी मारा मारी क्यों हो रही है, क्या रीजन है उसका, पॉपुलेशन की वजह से। तो सारे चीज के बेस में यहाँ पे जो रीजन हिडन है दैट इज ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेंशन किया जाता है जगह जगह, और ये बात है भी, बहुत हद तक कंट्रोल करता भी है, और फीमेल ऑप्ट भी करती है इसको। चलिए, तो ये हो गया आपके पास, मैंने आपको क्या पॉइंट याद कराया। अगर आपसे कल को जाके कोई पूछ ले कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द यूजिंग ऑफ दीज प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, इट इज फैगोसाइटोटिक इन नेचर। किसका फैगोसाइटोसिस कर रहा है, स्पर्म्स का कर रहा है। फिर क्या करेगा, सेकंड पॉइंट में क्या याद रखना है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को ही सप्रेस कर देगा, घूमता रहे, जाएगा ही नहीं फेलोपियन ट्यूब तक, तो फर्टिलाइज करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रीजन है यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ कॉपर टी के बारे में बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक इकलौता मात्र कॉपर टी है जो कि कॉपर रिलीजिंग है, तो नहीं। आपके पास कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलो 375 और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आज के डे में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इतने सारे आ गए हैं। एक अगर हम छोटी सी नॉर्मल सी कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन के बारे में बात करें ना, वो तो काउंटलेस इंडस्ट्रीज बना रही हैं। मतलब इतने इतनी सारी कंपनीज की सेम कॉम्पोजिशन की मेडिसिन होती है कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। और जितने डॉक्टर के पास जाएंगे सेम बीमारी लेके, आप कभी प्रिस्क्रिप्शन चेक करके देख लीजिएगा, कभी घूम के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो सेम कॉम्पोजिशन की अलग अलग मेडिसिन अलग अलग डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। तो ये तो नॉर्मल सी एक बात है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। तो ये भी कि आज की डेट में बहुत ज्यादा है, बट आपको अपनी सरदर्दी नहीं करनी, आपको नीट के एग्जाम के लिए क्या करना है, ये डेटा जो है आपको याद रखना है।
तो अब एक क्वेश्चन बन गया आपके पास, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। क्या बन गया? पूछा जाता है आपसे कॉपर रिलीजिंग अब ये कॉपर रिलीजिंग जो आयोडीज है यहाँ पे, पहले आपने सीखा कॉपर टी, फिर आपने सीखा कॉपर 7, फिर आपने सीखा अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ये क्या है? मतलब ये कॉपर को रिलीज कर रहा है, कॉपर को रिलीज कर रहा है, लेकिन अभी अभी जस्ट मैं आपको कुछ ऐसे भी आयोडीज बताऊंगी जो हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब होता क्या है, दोनों में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कॉपर वाले में लिख के आ जाते हैं हार्मोन वाला, और हार्मोन वाले में लिख के आ जाता है कॉपर वाला। हालांकि कॉपर वाला दो तो ये नाम खुद ही बता रहा है कि ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। एक मल्टीलोड 375 में घूमते रहते हैं कि हार्मोन वाली साइड में लिखना है कि कॉपर वाले साइड में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये हो गया कॉपर रिलीजिंग, और अगर हम लोग इस साइड यहीं पे लिख ले ताकि आप कभी कंफ्यूज ना करें, कॉपर हटा दीजिए, यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग कर दीजिए, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। तो हार्मोन भी अगर आप इम्बैलेंस करें बॉडी में, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज? हार्मोन की जो इम्बैलेंसिंग है ना, वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है आपकी बॉडी में। आपने देखा होगा किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा हुई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा के आ गए। किसी की हाइट बहुत कम होती है, जितनी कम होनी नहीं चाहिए। तो भाई जिसकी बहुत ज्यादा हो गई, उसकी बॉडी में ज्यादा पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट हो गया। जिसकी बॉडी में बहुत कम है, उस बेचारे को मिल ही नहीं पाया, सिक्रीट ही नहीं हो पाया प्रॉपर। तो हार्मोन जो है, इसका कम ज्यादा और इम्बैलेंसिंग जो है, वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, तो किया क्या जाता है, कुछ ऐसे यहाँ पे आईडीज तैयार किए जाते हैं जो कि अगर बॉडी में रहा और यूट्रस में ही डाला जाता है इनको, तो ये क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस का भी काम करेगा। ये क्या करेगा, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस का भी काम करेगा, प्लस किसी भी कीमत पे इम्प्लांटेशन के हम लिए यूटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। हाँ हाँ सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड ही नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, ये किसी भी कीमत पे जो चाहिए ना इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए, और अगर किसी फीमेल की बॉडी में वो सुटेबल कंडीशन जो है वो नहीं है, अगर एक फीमेल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही है कि वो एकदम इस तरीके से स्ट्रेस ले रही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कंप्लीटली इरेगुलर है, बस किसी तरीके से ऐसा हुआ कि हाँ, बस उसको एक साइन मिला, क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। लेकिन स्ट्रेस एक्सेस लेने की वजह से फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मिसकैरेज होगा। अब फीमेल को लगेगा पता नहीं मेरी बॉडी में, भाई एरर वो अपने दिमाग से लेके जा रही है। रीजन ये है कि मैंने आपको पिट्यूटरी हार्मोन्स का रोल पढ़ा रखा है कि हाउ पिट्यूटरी हार्मोन्स अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है तो बहुत पावरफुल है हार्मोन्स का जो रोल है यहाँ पे। तो हार्मोन्स जो है, इसके पास बहुत पावर होता है, बहुत कैपेबिलिटी होती है। बच्चे कहते हैं मैम ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है? देखिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए और सिखाने के लिए। ठीक है, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या बताती हूँ, तो ये तो एग्जांपल अब देती हूँ। रीजन ये है कि आज के डेट में जो डायबिटिक प्रॉब्लम है ना बहुत ज्यादा, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस चैप्टर से कोरिलेट करने के लिए कुछ भी पढ़ा रही, बस एक छोटा सा एग्जांपल दे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 1.5 mg कितना होता है, कितना कम होता होगा? बहुत सोचिए कम है। कितना कम, बहुत कम। मैं बहुत ही और कम। बहुत कम मतलब किसी दुकान वाले के पास चलेगा ना, बोलिएगा 1.5 mg चाहिए, तो आपको इतने थप्पड़ मारेगा ना, वो बोलेगा कि दोबारा सुन के आओ कि तुमको कितना चाहिए। इतना कम होता है 1.5 mg। आप समझेंगे ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक
इंसुलिन के ये इंजेक्शन की फोटो लगा रखी है। ये इस ब्रांड ने क्या किया है, 1.5 mg की एक डोज को लेते हुए इसने ये इंजेक्शन तैयार किया और आपको पूरे एक सप्ताह में मात्र 1.5 mg चाहिए इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए। अब आप सोच लीजिए, जब याद है मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सिखा रही थी 11th क्लास में, वहां डेफिनेशन में मैंने आपको एक बात सिखाई थी। आपने क्या लिखा था डेफिनेशन में, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, याद आया? आपने Yes, ma'am. डेफिनेशन में लिखा था, है ना? लेकिन ये नहीं उस टाइम देखा था कि कितना लेस अमाउंट में चाहिए। देखिए मैंने उसका भी एग्जांपल दे दिया आपको, इतना लेस अमाउंट में चाहिए। अब 1.5 mg को भी 7 हिस्से में बांटिए, तो आप समझिएगा, आप बोलिएगा बस मैम हमारा दिमाग खराब हो गया, अब हम इससे छोटा नहीं करने वाले, ठीक है? तो आप ये समझ जाइए कि ये भी जो 1.5 mg है, इसमें भी आपको क्या करना है, 7 से और डिवाइड करना है। तो मतलब 0.2 के आसपास आप चले जाइए, इतना छोटा सा अमाउंट आपको इंसुलिन चाहिए क्या करने के लिए, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो अपनी बॉडी के अंदर खुद हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है वो फिट कराने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये कितना वहां पे एडवर्स कंडीशन क्रिएट करेगा कि इम्प्लांटेशन तो खैर किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। तो मैंने आपको ये बताया कि हाउ पावरफुल इज द डोज ऑफ हार्मोन। ये अगर कम हो जाए तब भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट में ही चाहिए, ठीक है? तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है ना, सारे बच्चों को याद है। तो कभी भी अगर नाम में कंफ्यूजन हो ना, तो मैं उसका ट्रिक बच्चों को बताती हूँ कि हमेशा इसके नेम से कैच करो। प्रोजेस्टेरॉन है ना, तो एक का नाम आपको याद रखना है प्रोजेस्टेजर्ट। प्रोजेस्टेरॉन से याद रखेंगे प्रोजेस्टेजर्ट, तो कभी प्रोजेस्टेजर्ट को तो नहीं लिख के आ जाएंगे कॉपर रिलीजिंग में, इससे कैच करेंगे। एक हो गया आपके पास प्रोजेस्टेजर्ट। दूसरा हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे LNG20। LNG20, अब ये दोनों क्या है, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है जो कि क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करने का काम करते हैं। और हार्मोन क्या करेगा, दोनों मिलके, दोनों का दोनों, मतलब हाँ एक चीज ये भी है, अगर हम इसके बारे में कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में बात करें, तो ये भी सुटेबल कंडीशन नहीं देगा इम्प्लांटेशन के लिए, ये भी नहीं देगा। फर्क क्या है, ये कॉपर रिलीज करेगा और ये क्या करेगा, ये इम्बैलेंसिंग करेगा, सुटेबल कंडीशन देगा ही नहीं किसी कीमत पे। ये हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, उसकी बैलेंसिंग कराएगा ज्यादा सिक्रीट करके, ठीक है? तो ये दोनों में फर्क हो गया। और आयोडीज जो है वो फीमेल के लिए इसलिए भी एक फेवर में होता है, और इसलिए भी फीमेल इसको यूज करती है क्योंकि एक बार इंसर्ट कराने के बाद वो टेंशन फ्री हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन ये भी है। अब ये क्लियर हो गया सब सारे बच्चों को, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्लियर हो गया। नेम याद रखना है बस आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि विच वन इज कॉपर रिलीजिंग एंड विच वन इज हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, मेरी बात समझ आई? आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए, बहुत ओल्ड टाइम में, कब, बहुत ही ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, और आज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। जो यूज करने वाली फीमेल है वो यूज करती हैं, मतलब टैबलेट के फॉर्म में, नॉर्मल जैसे दवाइयां होती हैं उसी फॉर्म में, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन तभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। छोटे छोटे डोजेज है यहाँ पे, स्मॉल डोजेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन, कॉम्बिनेशन जो है ये दिया जाता है। अब ये है नीट का क्वेश्चन, ढूंढेंगे
मिल जाएगा। देखेंगे कौन से ईयर का है, मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये दिया जाता है, सेम वही काम करेगा, ये सुटेबल कंडीशन होने ही नहीं देगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे छुपा हुआ है, जहां पे ये बात लिखी जाती है दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसको कभी बच्चा ध्यान ही नहीं देता है। कहाँ फंसिएगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी बता रही हूँ। ऑप्शन ए oogenesis एंड ओवुलेशन, ऑप्शन बी ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी ओवुलेशन। अब एक जैसा लग रहा है ना सब सुनने में, तो आपको कौन सा ऑप्शन याद रखना है कि ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर ले, या अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इम्प्लांटेशन को रोक दे। दो में से कोई एक काम करो। तो करेगा क्या, क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे रोक लेगा? तो जो सर्वाइकल म्यूकस जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, और प्लस जब स्पर्म्स की एंट्री होती है तो सबसे ज्यादा टाइम तक वो कहाँ मूव करता है, सर्विकल एरिया में ही घूमेगा जहां पे उसको एसिडिक मीडियम मिलता है। तो ये वहां के म्यूकस की कंडीशन जो है ऐसी इस तरीके की कर देगा कि जो स्पर्म है ना वो वहीं पे धीरे 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 क्या करे, घूमता रहे और फेलोपियन ट्यूब तक जा ही ना पाए। ठीक है, तो बात तो वही हो गई। तो ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये ओवुलेशन को चाहे तो इनहिबिट कर दे, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो इम्प्लांटेशन को स्टॉप कर दे। फिर यहाँ पे आपको पिल के बारे में जानकारी दी जा रही है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैबलेट के फॉर्म में है, तो जिसकी वजह से हम लोग इनको पिल्स कहते हैं। इसको 21 डेज तक क्या करना है, लगातार कंटिन्यू करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको पता है कि जो मेंसेस का फर्स्ट डे होता है तो वहीं से हम लोग फर्स्ट डे काउंट करते हैं। तो स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग व्हिच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। अब सेम पैटर्न में क्या है ना, ये ईच एंड एवरी साइकिल में इसको रिपीट करते जाना है। और कब तक करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक कि फीमेल कंसीव नहीं करना चाहती, तब तक करेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे इसको आप नोट कर लेंगे, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, दे इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिखेगा। फिर एक बहुत ही कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात करी जा रही है यहाँ पे, सहेली। देखिए, अब मैंने बोला ना कुछ चेंज नहीं करा है एनसीईआरटी ने, बहुत छोटा छोटा आपको एग्जांपल जो इसका देखने को मिलेगा। अब देखिए लिख रहा है न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर आप किसी को जाके बताइए कि न्यू है तो पागल ही समझेगा, आपको बोलेगा क्या बात कर रहे हैं, 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है तो न्यू बोल रहे हैं उसको। तो सारी चीजें हैं जो बैठ के एक बार इसको रिवाइज करने की जरूरत थी। दैट्स नॉट न्यू, न्यू तो नहीं है, बहुत ही पुराना है। तो फीमेल्स के लिए ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कैसा है ये, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन का है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, वंस अ वीक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो रिपीटेटिव वाले टाइम में थे ना, वहां से कितनी एडवांसमेंट आ गई कि वंस अ वीक पिल पे आ गए। और इसका क्या है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है, और इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है बहुत हाई। ठीक है, ये आपने सीखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे देखिए आपको सिखाया जा रहा है कि प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट। जो मैं आपको बोल रही थी कि इंजेक्टेबल्स जो है आज के डे में यूज किए जाते हैं, 6 मंथ 3 मंथ पता नहीं ऐसे ऐसे करके कुछ आते हैं, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितना उस हार्मोन का डोज लिया जाए तो कितने टाइम तक वो क्या करेगा उसको। जैसे कैसे अभी मैंने आपको डायबिटीज वाले इंजेक्शन का एग्जांपल दिया दिया ना, मैंने बोला कि भाई उसको एक बार लेने के वो वंस अ वीक है। देखिए, हाँ कहाँ गया, यहाँ देखिए लिखा है इसमें, खुद ही मेंशन कर रखा है इसने, वंस वीकली। एक मेरे ख्याल से 2500 का आता है एक एक इंजेक्शन। ये सोचिए, मतलब बनाने वाले को भी पता है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसने बहुत आराम फरमाया होगा उसने डायबिटीज पाया होगा। इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, जो वंस अ वीक बना भी रहा है तो कॉस्ट भी इतना ज्यादा रखा है कि ऑब्वियस है हर बंदा तो नहीं ही यूज कर सकता। अब 2500 वीकली 4 वीक का आप लगा लीजिए, 10,000 तो बंदे का गया ऐसे ही जेब में से। ठीक है, तो बट मैं डोज समझाने के लिए एग्जांपल लेके आई थी। आई एम नॉट द ब्रांड इन्वेस्टर ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है, चलिए मैं आपको बस इसका डोज जो है ना कि कितने कम अमाउंट में चाहिए उसकी वैल्यू समझा रही थी बस आपको। अब आते हैं टेलीविजन पे, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते होंगे जहां पे आप क्या सीखते हैं,
कि इसको ना 72 आवर्स के अंदर लेना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है उसके मिडिल पीस में मैंने क्या बनाया था, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, मतलब बनाया था, समझाया था, आपने देखा था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है दैट ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी अप टू 72 आवर्स, उससे ज्यादा वो नहीं देता। तो बार बार आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो वार्निंग के तौर पे या तो वो बोलेगा या ब्लिंक करता रहेगा विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि उससे ज्यादा ये एनर्जी दे ही नहीं सकता। फिर है यहाँ पे, और क्यों, अब ऐसा नहीं कि कोई लगातार इसका यूज करता चला जाए, क्योंकि छोटा सा अमाउंट हार्मोन का क्या कर सकता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक इसको मतलब इमरजेंसी कंडीशन के लिए पिल्स हैं, जो आपके आते हैं ना, कुछ आईपीएल का ऐड देते हैं, अनवांटेड 72 का ऐड देते हैं, आपको XYZ बहुत सारी कंपनीज जो है दुनिया जहान के अलग अलग बनाते हैं, जितनी कंपनी हर एक क्या करता है कॉन्ट्रासेप्टिव। सबको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन की है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाने का काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी ना, तब से अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके पढ़ रहे हैं। फिर अगर आप एक दूसरी बात याद करें तो मैं वापस रिकॉल करा दूं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा नेचुरल मेथड्स कौन कौन से, फिर आपने क्या सीखा, बैरियर मेथड्स कौन से। नेचुरल मेथड है, बैरियर, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। नेचुरल मेथड है वो भी ठीक है, बेस्ट है। बैरियर मेथड है, डे काउंट करना भूल गए, कोई एरर है, कोई दिक्कत है, तो बैरियर मेथड, एसटीडीज से बचने के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, बैरियर मेथड है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए दैट्स द बेस्ट, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब फीमेल को और मेल को पता है कि जितने ऑफस्प्रिंग चाहिए और जितने चिल्ड्रन उनको चाहिए वो है, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आगे जाके कोई रिस्क ले लो। लास्ट में ये जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है ना, हमेशा याद रखेंगे इट्स लास्ट ऑप्शन, पहले तो कोई भी नहीं कराता, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं है, और इंडिया में तो इतना महान कोई पैदा नहीं हुआ कि एक ऑफस्प्रिंग है और किसी ने स्टेरिलाइजेशन मेथड को अक्वायर कर लिया, ठीक है। तो अब स्टेरिलाइजेशन मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको, दो ही हैं। अच्छी बात क्या है, ओनली टू, भाई एक मेल के लिए होगा, एक फीमेल के लिए होगा, तीसरा क्या बनाएंगे, दो ही है बस। Number one is vasectomy and number two is trivectomy. What are the differences between these two? Difference बस इतना सा है, इससे कैच करेंगे। ये रहा वो पैसेज जो क्या करेगा, मेल गैमेट को यहाँ से लेके जाएगा। तो जब मेल गैमेट की यहाँ से एंट्री कराएगा, तो अगर इसको क्या कर दिया जाए, यहाँ पे कट करके टाई कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा, किसी भी कीमत पे यहाँ से स्पर्म को बाहर जाने नहीं देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इस केस में कभी भी अगर क्वाइटस हो तो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, अगर फीमेल की बॉडी के बारे में बात करें, मैंने आपको सिखा रखा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब, ये ना थोड़ा जो डायग्राम है ना, ये मिसलीडिंग हो जाता है, इसको देख के ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं मैम ये ना यहाँ पे कट करके ऐसे टाई कर दिया है इसमें, तो क्या इस फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्या होता है। यहाँ पे एक एरर है इस डायग्राम में, अगर कहीं पे कुछ एग्जैक्ट दिखता है तो मैं शो करती हूँ आपको। देखिए होता क्या है, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं समझाती हूँ आपको। देखिए अगर ऐसा किया जाए, मैम ओव्यूलेशन नहीं होगा बट मेंस्ट्रुअल साइकिल हाँ तो होगा। हाँ, तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है।
तो आपको पता है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज दिस, ये और ये इसके बीच का, इसमें कुछ ज्यादा ही पहले कट करके टाई करके रखा हुआ है। तो ये पार्ट जो है दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर एक काम किया जाए, जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यहाँ भी कट करा, यहाँ भी कट करा, हवा में थोड़ी छोड़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है वो इस पार्ट के साथ लाके क्या किया जाता है, यहाँ पे टाई किया जाता है। ये बात ये बताना ही भूल जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो फलोपियन ट्यूब है उसको वो जगह ही नहीं मिल रही। हाँ ये देखिए, हाँ ये है एग्जैक्ट, एक इमेज मिला है, मैं शो करती हूँ। इसको देखने के बाद ना मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं जो इतने देर से बोल रही हूँ ना, वो ये डायग्राम आपको समझा देगा। देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये और लेंथ था इसका, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कट किया और इसको कट किया, और ये जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन था ना, हमने रिमूव कर दिया इसको। और हमने इसको रिमूव करने के बाद फिर क्या किया, हमने ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको टाई कर दिया। ठीक है, एक सर्जिकल केस है, धीरे धीरे करते करते ये रिकवर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, किसी भी कीमत पे फीमेल की बॉडी में उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। अब समझ आई मेरी बात सबको, क्लियर हुआ? Yes, sir. है ना? तो ये सर्जिकल मेथड्स दो हैं आपके पास। नंबर वन इज वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के केस में वैस डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी के केस में जो फलोपियन ट्यूब है इसको कट करके टाई किया जाता है। तो ये आपके पास वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी है, यहाँ तक पोर्शन हमने कर रखा है। इसके आगे का पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? Hello. नो मैम।